ये हो गया था। अच्छा, द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद इन अ मंथ। अब मुझे नहीं पता लग रहा कि यार ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, देखें, क्योंकि इसमें बाय का इस्तेमाल नहीं है। आप इस चक्कर में ना पड़े कि काम हो रहा है नहीं हो रहा, आप आराम आसानी से देखें। किसी को कोई टेंस आता हो या ना हो, कंटिन्यूअस का तो आराम से आता है ना आपको टेंस। इज, एम, आर, वाज, वर, आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। यहाँ कहाँ पर है आईएनजी वाली फॉर्म? द बिल्डिंग वॉज रिकंस्ट्रक्टिंग है क्या? नहीं है ना। वॉज रिकंस्ट्रक्टेड है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये पैसिवाइज है? जब ये पैसिवाइज है, आपने देख लिया, तो आप इसका अब ऑब्जेक्ट तलाश करो। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, ऑब्जेक्ट है इसमें, कौन सा ऑब्जेक्ट है, चलिए मुझे बताएं। जी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द बिल्डिंग है और इसका ऑब्जेक्ट। अगर ये पैसिव है तो हमने क्या करना है, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना हम। ध्यान से बात को समझे, बताएं जी, पार्टिसिपेट करें। हाँ जी फायजा। जी सर, बिल्डिंग है सब्जेक्ट। क्या है? बिल्डिंग इसका ऑब्जेक्ट है। जी सर, बिल्डिंग है इसका ऑब्जेक्ट। और कोई बताए? अच्छा, इसका बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है? विद इन अ मंथ सब्जेक्ट है। सर जी। बिल्डिंग सर बिल्डिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, और कंस्ट्रक्टेड जो है ना वो ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है, है तो फिर वो इसका? हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? सर कंस्ट्रक्टेड ओए होए, पता नहीं। कोर्ट ऑफिसर्स, तुम लोगों की तो इंग्लिश बहुत खराब। कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिस पर काम किया जाए। विद इन अ मंथ, इस पर काम हो रहा है क्या? रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। आप देखें ध्यान से, मेरी बात को सुने। असद कहाँ गया? असद इधर ही है, चुप करके सुन रहा है कि ताकि ये एक्सपोज ना हो जाए। भाई मेरी बात सुनो, पैसिव में अक्सर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हिडन कर दिया जाता है। पैसिव में अक्सर ऑब्जेक्ट को हिडन कर दिया जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है छुपा हुआ। द बिल्डिंग वॉज रिकंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग बनाई गई। तो बिल्डिंग बनाने वाला तो कोई है ना। तो बिल्डिंग बनाने वाला या ही होगा या दे होंगे, या एक बंदे ने बनाई होगी या ज्यादा बंदों ने। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से बात को समझे। तो बिल्डिंग, अब जब हम पैसिव को एक्टिव में बदलें या एक्टिव को पैसिव में बदलें तो ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। इसका मतलब अगर ये पैसिव है, ध्यान से बात को समझना, अगर ये पैसिव है तो इसका कोई ना कोई इस क्या होगा कि बिल्डिंग एज एन ऑब्जेक्ट आएगी ना दूसरे सेंटेंस में। अगर हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, बेसिकली कोई बिल्डिंग को बना रहा है। तो बिल्डिंग फिक्रे के बाद में आएगी। तो ध्यान से देखें, कौन सा फिक्रा ऐसा है जिसमें बिल्डिंग बाद में है? इसमें बिल्डिंग शुरू में है, ये नहीं हो सकता। बिल्डिंग शुरू में है, ये नहीं हो सकता। बिल्डिंग शुरू में है, ये नहीं हो सकता। देखो कितना आसान है, तीनों कट गए। ये क्या रह गया? अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज वाला भी नहीं है। तो दे रिकंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग, बस बात खत्म है। कितना आसान है। जब मैंने ये देख लिया, एक्टिव हो या पैसिव हो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में रिप्लेस होंगे। तो जब इसका हम उसने कह दिया ना चेंज ऑफ वॉइस, वॉइस बदल रहे हैं, बिल्डिंग शुरू में कैसे आ गई? समझ आ रही है बात? ये गई। आपने चीजों को आसान करके लेके चलना है। What is a set of two or more words which has another meaning despite of its literal meaning? कहता है कि लिटरल मीनिंग अलग उसका बनता है, और उसका जो मतलब वैसे उसके अंदर विद इन उस वर्ड्स के अंदर विद इन द लाइंस कुछ और मतलब होता है। ठीक है, तो वो क्या है? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होता है? बेटर देन नेवर। ठीक है, क्या होता है वो एक प्रोवर्ब? एक होता तो है बेटर लेट देन नेवर। तो इसमें क्या है, सेम मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा? बेटर लेट यानी कि कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, ये वही मीनिंग देता है जो लिखा हुआ है। मेटाफर क्या होता है?
मेटाफर होता है जिस तरह के कहते हैं हम चांद की तरह खूबसूरत हो, तो चांद की खूबसूरती को बंदे की खूबसूरती से मिलाते हैं तो वो सेम मीनिंग दे रहा है ना। सिमाइल क्या होता है? सिमाइल होता है कि दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं, जिस तरह एज स्ट्रोंग एज ऑक्स, आप तो उतने मजबूत हो जितने ऑक्स हैं। तो ये जो ईडियम है ना, ईडियम ऐसी चीज है जो, जिसका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और विद इन लाइन्स कुछ और मीनिंग होता है। ये आपने याद रखना है। वट इज अ ड्राइंग ऑन एक्सक्यूज मी सर। ट्रांसपेरेंट। जी। सर स्माइल में लाइक का यूज भी होता है? इसका लाइक का? जी सर, या वो मेटाफर में होता है? कोई एग्जांपल देंगी तो फिर पता लगेगा कि क्या कहना मीनिंग हो सकता है। सर ये दोबारा बता दें काइंडली। सर ये पूरी स्टेटमेंट दोबारा बता दें काइंडली, ये इडियम और ये प्रोवर्ब और मेटाफर में डिफरेंस। देखें, आपका क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, ये जो चार चीजें बताई हुई हैं, कहता है कि लिटरल मीनिंग कुछ और होगा और विद इन द लाइंस जो है ना उसका मतलब कुछ और होगा, एनदर मीनिंग देता है। कोई ईडियम बताएं मुझे। अब एन एक्स टू ग्राइंड प्रोवर्ब है कि ईडियम है? जी। एन एक्स टू ग्राइंड, बोले हैं? आता है ना ये पीपीएससी में? ईडियम है किक द बकेट। बताएं किक द बकेट का क्या मतलब है? किक द बकेट का मतलब है मर जाना। किक द बकेट का क्या मतलब है? मर जाना। अब कहाँ है कि बाल्टी को ठोकर लग रही है, कहाँ बंदा मर रहा है? अलग मतलब हो गया कि नहीं हो गया? तो ये ईडियम ऐसी चीज है, किक द बकेट का मतलब होता है बाल्टी को ठोकर मारना। उसकी एटिमोलॉजी पता नहीं कैसे निकाल के वो उसको बनाया है उसको। मुझे लगता है मतलब जहन में यही है कि इसका मतलब यही है कि डेथ हो जाना किसी की, तो किक द बकेट मतलब वो बकेट को लात मार रहा है, लेकिन ईडियम का मतलब है कि मर गया बंदा। प्रोवर्ब का क्या मतलब होता है? प्रोवर्ब जो बात कर रही होती है, मैंने एग्जांपल दी थी, बेटर लेट देन नेवर, यानी कि एक खूबसूरत अंदाज से बात करते हैं, यार देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। तो वही बात कर रहे होते हैं खूबसूरत अल्फाज में। प्रोवर्ब ये होती है। मेटाफर क्या होता है कि हम किसी चीज को किसी के साथ मिला रहे हैं कि आप तो जिस तरह आप शेर की तरह बहादुर हो। अब हम उसमें अलग बात नहीं कर रहे, हम बहादुर को बहादुर के साथ मिला रहे हैं, तो सेम बात कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे चीजों को। और स्माइल में क्या होता है, जिस तरह इस स्माइल में भी यही होता है, ठीक है, लेकिन अंदाज अलग होता है। यू आर स्ट्रोंग एज एन एक्स, एज एन ऑक्स, आप तो ठीक है बहादुर हो, स्ट्रोंग हो एज एन ऑक्स, एज स्ट्रोंग एज ऑक्स। जब एज और एज का मतलब, जब दो किसी भी नाउन के आगे पीछे एज और एज आ जाए ना तो वो सिमाइल होता है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर कॉल्ड। एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे कोई चीज लिखेंगे तो क्या कहेगा वो? ट्रांसपेरेंसी। ये पता नहीं क्या चीज है, इसको छोड़े, ये देख लीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी है। यस्टरडे आई मेट आ यूरोपियन के एन यूरोपियन, बताएं जी। आर्टिकल क्या आएगा, ए या एन? एन। जल्दी। एन आएगा? हाँ भाई। आपने ये गलती करनी है लाजमी। यूरोप के साथ ई को देख के एन नहीं लगाना आपने। याद रखें, ध्यान से बात को समझना। जब ए अलिफ और आइन की आवाज आए तब आपने एन लगाना है, बस। वॉवल वाला रूल ना देखें। जब अलिफ और आइन की आवाज देना कोई भी चीज, अब यूरोप, यू यू की आवाज आ रही है, ए ए ई आई ओ यू की आवाज नहीं आ रही, यू की आवाज आ रही है, अलिफ और आइन की आवाज आ रही है नहीं ना, तो फिर आप ए लगाएं, इसका राइट आंसर ये होगा। अच्छा, इज ही इज डैश एम ए, वो जो एम ए नहीं होता है, बंदे ने एम ए किया हुआ। बताएं ए आएगा कि एन आएगा? हाँ जी।
ए या एन? एम सर जी यहाँ पे एन आएगा, क्यों? क्योंकि एम 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 अलीफ आ रहा है शुरू सर में, ए आएगा। एम साउंड दे रहा है एम अलीफ की। ठीक है, बात ऊपर से गुजर गई है, समझ आई है? फिर अलीफ, रिपीट कर दें एक दफा। देखें जब भी आप देखें कि नाउन जो है जिसके साथ आपने आर्टिकल लगाना है, अगर वो अलीफ और आइन की साउंड दे रहा है, अलीफ और आइन की, ए ई आई ओ यू के साथ हम एन तभी लगाते हैं जब वो अलीफ की और या आइन की साउंड दे रहे हो। मिसाल के तौर पर अब यूरोप, यूरोप है, तो यूरोपियन यू की आवाज दे रहा है, यू यू ये की आवाज दे रहा है, अलिफ और आइन की तो नहीं दे रहा ना, तो हम क्या लगाएंगे? ए। ही इज एन एम ए, एन एम एम किसकी आवाज देता? अलिफ की नहीं देता। एम को आप लिखो, एम ऐसे लिखा जाता है ना, उर्दू में ऐसे लिखोगे ना एम, उल्टा सीधा ही बन गया। ठीक है, एम ऐसे ही बनेगा ना, अलीफ ये मीम एम, अलीफ आ रहा है शुरू में, तो ये इस साउंड देगा, तो फिर आप एन लगाओगे। क्लियर है बात? सर अगर एम के अलावा आएगा बी ए आएगा तो फिर बी किसकी आवाज दे रहा है? अलिफ की, आइन की, या किसी और की? हाँ, बी बी किस तरह लिखोगे आप बी को? ए, बी ऐसे नहीं कर रहा, ही इज ए बी ए लगाना है, एन नहीं लगाना फिर। ठीक है, सर ये अजीब नहीं लगेगा वैसे? हाँ अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये रूल है। ठीक है, सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि कुछ सर वर्ड्स जो अपना हम ब्रिटिश से अमेरिकन में जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, तो हम ये ब्रिटिश पढ़ रहे हैं ना? जी जी, ब्रिटिश पढ़ रहे हैं, आपने ब्रिटिश को प्रेफर सर किया। कुछ स्पेलिंग्स वगैरह जो ब्रिटिश ब्रिटिश को आपने कुछ फॉलो स्पेल करना है। ठीक है, चलें जी आगे। अच्छा जी, करेक्शन है एडवर्ब प्लेसमेंट की, एडवर्ब प्लेसमेंट की। लेट अस प्ले हेयर नाइसली, लेट अस प्ले हेयर नाइसली। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। पहली बात तो ये वर्ब के साथ आता है। अब इसमें वर्ब क्या है? लेट अस प्ले, ठीक है, प्ले क्या है? वर्ब है। अब इसको बिल्कुल आखिर में कैसे लगा सकते हो आप? प्ले के साथ लगाओ, पहली बात तो ये, प्ले के साथ लगाएंगे ना हम, तो आप प्ले से पहले लगाते हैं। एडवर्ब वही होता है जो प्ले से हम अमूमन पहले लगाते हैं। लेट अस प्ले हियर गलत है। अच्छा, लेट अस प्ले नाइसली, हेयर कहाँ गया? सेंटेंस इनकम्प्लीट कर दिया, काट दो। लेट नाइसली अस, लेट के फौरन बाद आपने सब्जेक्ट लगाना ही लगाना है। लेट अस, लेट मी, तो ये दरमियान में एडवर्ब कहाँ से आ गया? काट दो, बाकी क्या रहेगा? लेट अस नाइसली प्ले हेयर। आपको आपको सही फिक्र देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप गलत काट दो। देखें मैंने अभी ये कितने आराम से कट रहे हैं ना, दोबारा देखें। लेट अस प्ले हेयर नाइसली। अच्छा, कैसे? हमने देखा कि भाई एडवर्ब क्या है? नाइसली। आना कहाँ चाहिए? वर्ब के साथ, वर्ब के साथ आना चाहिए। तो लेट अस प्ले हेयर नाइस, आखिर में आ गया, वर्ब के आगे पीछे नहीं है, काट दो। लेट अस प्ले नाइस हेयर, काट दो, हेयर हेयर ही नहीं है इसमें, फिक्रा इनकम्प्लीट है, काट दो। लेट नाइसली अस प्लेयर, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, लेट के बाद अस आना, ठीक है, लाजिम और मलजूम है, तो पीछे एक ही बन गया। लेट अस नाइसली प्ले हेयर, बस बात खत्म। द वेजेस ऑफ सिन, हाँ जी, इज हेल या आर हेल। ठीक है, ये एक तरह के ना, ये
वेजेस ऑफ सिन ये एक ही चीज है। वेजेस ऑफ सिन ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है, वेज का मतलब होता है उजरत। ठीक है, जो मजदूर मजदूरी लेता है ना, वो उसको भी वेज कहते हैं। द वेजेस ऑफ सिन, इसका मतलब है कि जो गुनाह किए हैं उसका बदला, मुआवजा, उजरत। वेजेस ऑफ सिन इज हेल। द वेजेस ऑफ गुड डीड्स इज हेवन। तो यहाँ पे ये आ जाए तो आपने इसको सिंगुलर नाउन लगाना है, क्योंकि ये हम एक ही कंसीडर करते हैं, मल्टीपल प्लूरल कंसीडर नहीं करते इसको। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, बस सिंगुलर कंसीडर होता है। ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ही लाइक्स ब्रेड एंड बटर इन हिज ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज लाइक्ड बाय हर। इज आएगा, ब्रेड एंड बटर अगर वो नाश्ते की बात कर रहा है तो सिंगुलर है। ही इज गोइंग टू परचेज ब्रेड एंड बटर, फिर यहां पर प्लूरल आ जाएगा, ब्रेड। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक ही कंसिडर करते हैं हम स्लो एंड स्टडी को, विंस द रेस। ठीक है, बच प्रोवर्ब है ना, पढ़ते आए ना बचपन से स्टोरी में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक ही बात उसको करते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। फेंट हर्ट नेवर वॉन फेयर लेडी, जहां पर नेवर आ जाए, एवर आ जाए, ठीक है, तो अच्छा, अच्छा उसको छोड़िए। ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। फेंट हर्ट नेवर वॉन, वो पूछ रहा है कि ये जो वॉन है ना, ये क्या है, बताएं जी क्या है। विन वॉन क्या होता है ये, विन वॉन वॉन वर्ब होता है ना, आसान है ये तो। फेंट हर्ट, फेंट हर्ट का मतलब होता है दुखी दिल, बुजदिल, शर्मीला, फेंट हर्ट वो होता है। तो ना, नेवर वॉन फेयर लेडी, किसी खातून का दिल नहीं जीत सकता एक शर्मीला शख्स। जुल्कर नैन समझ रहे हो ना। जी सर। हाँ ठीक है। अन्ना, अन्ना हैज फिनिश्ड हर वर्क, नाउ शी इज डैश होम। देखें, हैज का जो सेंटेंस है ना, हैज वाला परफेक्ट, एक परफेक्ट की खूबसूरती, खूबी को समझ लो। परफेक्ट ये कहता है, परफेक्ट सेंटेंस ये कहता है कि जैसे ही परफेक्ट एंड हुआ, हैज वाला सेंटेंस हम उस वक्त यूज करते हैं कि जिसका कंसीक्वेंस अभी होना है, अभी होना है। जैसे ही उसने काम खत्म किया, अन्ना हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ करेगी, फौरन कुछ करेगी, और वो प्रोसेस में होगा। अन्ना हैज फिनिश्ड हर वर्क, पहली बात तो ये देख लेना, ये प्रेजेंट है तो नेक्स्ट भी प्रेजेंट होगा। ये बात समझ आ रही है। इसमें पास्ट कौन सा है, वेंट, काट दो इसको, पास्ट आ गया ना। अच्छा, बाकी क्या आएगा, प्रेजेंट। नाउ शी इज, अब शी है, शी के साथ, शी के साथ गो आ सकता है, नहीं। अच्छा, फिर इज आ गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया। इज आ गया तो इज के साथ तो फिर आईएनजी वाली फॉर्म ही आएगी ना, बहुत आसान है। चलें ये टेबल और कर लें, फिर हम एंड करते हैं। सिनोनिम ऑफ वेल, वेल का मतलब छुपा हुआ, ढका हुआ है, छुपा हुआ, ढका हुआ। अब जिसमें इसमें ना मास्क क्या आता है, मास्क, मास्क जो होता है बेसिकली किसी की कोई खास बात को छुपाना, आइडेंटिटी को छुपाना, ये सारे मिलते जुलते हैं, तो इसमें से निकालना बड़ा मुश्किल है। मास्क का मतलब होता है किसी चीज की आइडेंटिटी को छुपाना होता है बेसिकली। अच्छा जी, और इसमें श्राउडेड, जिस तरह कफन वगैरह के अंदर कोई चीज छुपा देते हैं, ठीक है, कोई मिस्टीरियस चीज को छुपाना श्राउडेड होता है। बाकी रह गया कवर्ड और कंसील। इन दोनों के दरमियान आइडेंटिफाई करना मुश्किल है वैसे इसने, लेकिन कहा है कि कवर्ड है तो फिर हम कवर्ड याद कर लेते हैं, ये है। बाकी कंसील का मतलब, वैसे कोई चोरी हुई चीज, कुछ चुराई हुई चीज को भी छुपाना कंसील होता है, तो इसलिए शायद उसने फिर कवर लगाया है यहाँ पर। सर कंसील होता है किसी नीचे पड़ी हुई चीज को ढांपना, ढांपना वगैरह उसमें आता है, हाँ मतलब किसी कोई, पार्सल को या किसी। किसी हम्म, चोरी की हुई चीज को छुपाना भी कंसील होता है, तो इसलिए कवर को वेल और कवर को सिनोनिम बनाया, अदरवाइज ये हैं सारे एक दूसरे के सिनोनिम। ठीक है। अच्छा जी, हैगर्ड, हैगर्ड एंटोनिम पूछ रहा है। हैगर्ड मतलब
कोई बहुत कमजोर, कोई बीमारी से पतला हो गया हो, दुबला हो गया हो, और या उसको खाना ना मिला हो, फाके की वजह से भूखा हो, कमजोर हो गया हो, हैगर्ड। ठीक है, तो उसको वो उसका मतलब होता है हैगर्ड, मतलब कमजोर, खस्ता, पतला, थिन, इसका सिनोनिम है। गॉन्ट, ये भी सिनोनिम है। इमेसिएटेड भी सिनोनिम है। प्लम्प मतलब प्लम्पी, मोटा तकड़ा, खा पी के जो तकड़ा हो रहा है उसको, वो है प्लम्पी, उसको कहते हैं प्लम्प। अच्छा, चूज द करेक्ट एनालॉजी गिविंग द ऑपोजिट। वॉक, स्टैगर। वॉक यानी कि वॉक, स्टैगर, चलता है लड़खड़ा जाता है, चलता है लड़खड़ा जाता है। अब यहाँ ये भी इसमें ना बड़े मुश्किल दिया हुआ है इसने। तो ये सारे इसका मतलब तकरीबन यही है। विस्पर तो नहीं हो सकता, सरगोशी है, इसको काट दो। मम्बल भी नहीं हो सकता। मम्बल कहते हैं वो जो खाने खाते हैं ना, तो चबड़ चबड़ की जो आवाज आती है उसको मम्बल कहते हैं। बाकी रह गया स्टैमर और स्टटर। तो ये तुतलाने के लिए ज्यादातर जो है ना स्टैमर इस्तेमाल किया जाता है। स्टटर का भी और स्टैमर का सेम मतलब है, तुतलाना, हकलाना, बहकना, बात करते वक्त ना। तो दोनों का से तकरीबन सेम मतलब है, लेकिन चूंकि हम ज्यादातर पीपीएससी में जब भी जो भी पूछता है ना, स्टटर का वर्ड अब ऐड किया है, स्टैमर का वर्ड ऐड किया जाता है, उसमें स्टैमर का वर्ड होता है, स्टैमर आप इसका आंसर करें। ठीक है, चलिए, ये वैसे सवाल मुझसे आपको जो ना आपसे पूछना चाहिए था मुझे, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास कम है तो मैं आपको वैसे खुद ही समझा देता हूँ। एनालॉगी है जी, मॉर्निंग इज टू नून, और इसका आंसर है नून इज टू नाइट। ठीक है, बताएं जी इसका ये कैसे बनेगा। बाकी भी तो ऑप्शन मिलते जुलते हैं ना। चाइल्ड इज टू यूथ, ये तो नहीं बन सकता, चलो ये भी काट दिया। ठीक है, क्योंकि वक्त वक्त के ना, इवनिंग इनटू डस्क, ये क्यों नहीं हो सकता इसका जवाब, बताएं जी। हाँ जी, बोले। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, इफ़त बताएं। सर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, मतलब मॉर्निंग नून है तो इवनिंग डस्क वो एक ही चीज नहीं हो जाएगा, शाम, मतलब इसका मतलब यही होता है। तो ये तो बिल्कुल ही एक जैसा हो जाएगा। हम्म। तो नून इवनिंग, नाइट थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे मॉर्निंग और नून में आ रहा है। हाँ आप तकरीबन करीब करीब पहुंच गई हो। देखो, मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले होता है सर बिफोर डस्क नून। पहले होता है। हाँ, सर डस्क पहले होता है, इवनिंग बाद में होता है। नहीं, डस्क जैसे मगरिब का वक्त होता है ना, उसको कहते हैं। ये असद की और बात इवनिंग तो ठीक। बाद में। हाँ, असद की बात भी ठीक है। इवनिंग का जो ना ड्यूरेशन वो बड़ा होता है, रात को 8-9 बजे तक वो इवनिंग ही रहती है। सर नाइट जो डस्क है ना, होता है 15 मिनट का टाइम होता है जब सूरज गरूब हो जाता है। तो गरूब एग्जैक्टली, होने का टाइम होता है जब थोड़ी सी लाइट भी होती है और थोड़ा सा डार्क भी होता है, रेडिश रेडिश स्काई होता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है ना, डस्क जो है वो बिल्कुल शॉर्ट सा ड्यूरेशन है। इवनिंग थोड़ा सा अंधेरे का टाइम हो तो वो इवनिंग ही रहती है, 7-8 बजे तक। रात जो है वो गहरी रात को कहते हैं, मतलब अगर नाइट है ना तो वो मतलब 9-10 से सुबह के 3-4 बजे तक वो नाइट है। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता, नून का और नाइट का बनता है। ठीक है, और देखें, डस्क पहले आता है, इवनिंग बाद में आता है। यहाँ पर मॉर्निंग पहले आता है, नून बाद में आता है। नून पहले आता है, नाइट बाद में आता है। तो ये ड्यूरेशन ठीक, ये ठीक है कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, 3 सवाल है। चेंज द वॉइस, ये आप लोग करें। अब कॉपी पेंसिल भी साथ रखा करें। द पीपल इलेक्टेड हिम मैयर, ऑप्शन ही देखने। मुझे बताएं, कौन बताएगा। ये तो अभी तो किया, ये तो सेम है। द पीपल इलेक्टेड हिम मैयर, छोड़े इसको। ये दोबारा आ गया सर। हाँ, ये रिपीट होगा, देख लो, ऐसे रिपीट होते हैं।
ड्यूरिंग लेक्चर, आप लोगों को तजुर्बा हो गया होगा। ड्यूरिंग लेक्चर द टीचर वाज स्टैंडिंग, ठीक है, प्रपोजिशन है, तो स्टैंडिंग के साथ क्या आता है, एट। स्टैंडिंग एट द डाइस। अगर वो टेबल के ऊपर बैठा होता, टेबल के ऊपर खड़ा होता, तो फिर ऑन आता। किसी डब्बे के अंदर होता तो इन आता। ठीक है, बिल्डिंग के साथ खड़ा होता फिर बाय आ सकता था। ठीक है, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन होती है। अलोंग आ सकता है, उसमें अलोंग आता। तो इसमें क्या आएगा, स्टैंडिंग एट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। जी सर, आप पहले बता दो, आप पहले बता अच्छा, देंगे। ये बस मैंने बता दी, ये मैंने जो प्रपोजिशन पढ़ाई थी ना आप लोगों को, उसी में से आया हुआ है कि द जी टीचर सर। वाज स्टैंडिंग डैश द डाइस, तो वो डाइस के साथ खड़ा है। डाइस के ऊपर होता, देखें, डाइस के ऊपर नहीं, मतलब अगर टेबल, ये टेबल है, तो कोई चीज अगर टेबल के यहां पर पड़ी है तो फिर ऑन होगा। ठीक है, अगर वो टेबल के अंदर हो, नीचे यहां से छुपी हुई है, तो फिर इन होगा। ठीक है, बाय एक अलग चीज है। तो एट, इसका सही आंसर क्या होगा, एट। अब पूछिए। सर अगर मैं देखती थी कि चेयर के लिए समटाइम उन्होंने ऑन यूज किया हुआ था, फिर कहीं कहीं पे इन यूज किया हुआ है। लेकिन हम्म, मैंने कंफर्म भी किया था, तो इन उन्होंने कहा था कि इन जो है ना वो इसका आंसर है। तो ऐसा ही है, आई एम देखें, सिटिंग इन द चेयर आएगा। अगर चेयर है बाजू वाली, अगर तो चेयर है बाजू वाली फिर इन आएगा, अगर बगैर बाजू वाली है फिर ऑन आएगा। जी सर, मैंने ना यही कंफ्यूजन क्लियर की थी, लेकिन हमें क्या पता, उन्होंने जैसे क्वेश्चन करना है उन्होंने यही कहना है कि ऑप्शन ही में इज कैसे है, इन है सिटिंग ऑन, डैश दोनों चेयर। दोनों है तो हमें ऑप्शन क्या में। पता वो कौन सी चेयर है। ऑप्शन में दोनों है, जी सर। फिर आप इन लगाओगे। जी अगर सर। ऑप्शन में दोनों है फिर आप इन लगाना, क्योंकि मोस्टली चेयर के बाजू होते हैं। अगर सोफा है तो फिर आप इन जी लगाना। सर। सोफा है तो ऑन लगाना। जी सर, वो कह रहे थे कि ऑब्वियस थिंग है कि चेयर है तो चेयर प्रॉपर ही होती है, तो उसके लिए इन ही यूज होगा और टेबल के लिए ऑन यूज होगा। हाँ बस ठीक है, थैंक यू। ये भी पढ़ लें, 2 पेज पूरे हो जाएंगे। हाँ भाई, जी सर, बिल्कुल। पढ़ लेते हैं, चलो। गुड, शाबाश। ही इज वर्किंग नाउ इज विच, ही इज वर्किंग नाउ इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस, बताएं जी, आसान सा है। इज आ गया, वर्किंग आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल है ना। तो ये भी पूछ लेता है। क्विल, क्विल का मतलब होता है कुचलना। क्विल का मतलब किसी चीज को दबाना। तो इसका आंसर क्या है, इरिटेट, इरिटेट नहीं है, इसका आंसर है अंडर कंट्रोल में लेकर आना। ये इसने गलत जवाब दिया हुआ है। ठीक है, अंडर कंट्रोल करना है किसी को, किसी पे कब्जा कर लेना, कुचल देना, दबा देना, कब्जा कर लेना, तो ये क्विल है। ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही डज नॉट। अब अब जो वो हार्ड वर्किंग है, तो फिर क्या आएगा, अब सूटेबल क्या होगा, रेफ्यूज, किसी काम से इनकार करना होता है। स्टॉप मतलब कोई काम कर रहा है तो वो स्टॉप करना, लेकिन अब वो कोई काम तो नहीं कर रहा ना, वो तो उसकी एक सिफ्त बताइए कि वो हार्ड वर्किंग है। तो गिव अप भी उसकी सिफ्त है। स्टॉप एक, जो है ना, ये एक वर्ब है। रेफ्यूज एक वर्ब है, लेकिन गिव अप क्या है, उसकी सिफ्त है। ही डज नॉट गिव अप, वो गिव अप नहीं करता। ठीक है, किसी काम को तर्क नहीं करता, कंटिन्यूअस लगा रहता है। तो ये आपने, ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना बेसिकली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएं जी। एडवर्ब होते हैं 5 तरह के, मैंने, ठीक है, क्या, अब मिसाल के एक सेंटेंस लिखें। कॉपी पेंसिल है ना आपके पास? सेंटेंस लिखें जी। अली स्विम्स इन द पूल, लिख रहे हो या सिर्फ सुनने पे फोकस है? जी सर, लिख रहे हैं। अली स्विम्स इन द पूल एक्सीलेंटली, EXCELLENTLY, at 9 o'clock every morning to keep his body in shape.
ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को सपोर्ट करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब की खूबी को बताता है, वर्ब की एक्सप्लेनेशन देता है, वर्ब के अंदर एडिशन करता है, वो एडवर्ब होता है। ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या है मुझे बताएं, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? हम्म। स्विम। स्विम वर्ब है। स्विमिंग सर। ठीक है, अली स्विम्स इन द पूल। अब अली इन द पूल है या स्विम इन द पूल है? बेसिकली स्विम इन द पूल है ना, कि वो जी सर। स्विम कर रहा है इन द पूल। तो ये इन द पूल जो है, ये पूरे का पूरा एडवर्ब है, इन द पूल। अच्छा। ठीक है, इन द पूल किसको एक्सप्लेन कर रहा है? स्विम को, तो वो एक एडवर्ब है। एक्सीलेंटली, यानी कि बड़े बेहतरीन तरीके से। अली बेहतरीन तरीके से है या स्विम बेहतरीन तरीके से है? स्विम। स्विम। तो ये भी एक एडवर्ब है। एट 9 o'clock, अली एट 9 o'clock है या स्विम एट 9 o'clock है? वो स्विम करता है ना 9 बजे। अली स्विमिंग स्विम। सर। सर। एग्जैक्टली तो एट 9 o'clock ये भी एडवर्ब है। अच्छा जी, एवरी मॉर्निंग, अली एवरी मॉर्निंग है कि स्विम एवरी मॉर्निंग है? हाँ जी, अली एवरी मॉर्निंग है। आपने अंडरलाइन करते रहे इसको, अली एवरी मॉर्निंग है कि स्विम एवरी मॉर्निंग है? स्विम में एवरी मॉर्निंग आएगा सर। एग्जैक्टली तो ये भी एक एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब। हाँ जी। और एडवर्ब ऑफ टाइम। टू कीप हिज बॉडी इन शेप, टू कीप हिज बॉडी इन शेप ये भी एक तरह का एडवर्ब है। यानी कि वो स्विम क्यों कर रहा है, क्यों, ये भी जो टू कीप हिज बॉडी इन शेप, ये भी आंसर किसको कर रहा है? स्विम को। तो अब देखें, इन द पूल ये बता रहा है कि वर्ब, वर्ब कहाँ पर काम कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लिखें, उसके नीचे लिखें एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर जगह बताए, लोकेशन बताए, पोजीशन बताए, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इन द पूल, इन द स्कूल, ठीक है, इन द मार्केट। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर एक्सीलेंटली, बेहतरीन तरीके से। फाइना, फाइन, बेहतरीन तरीके से। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। एट 9 o'clock एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, वो टाइम जी बता रहा है। सर। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, एवरी मिनट, ये क्या चीज है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो बता रहा है कि कितनी मर्तबा ये काम होता है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। और लास्ट है एडवर्ब ऑफ पर्पस। पर्पस है, अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा ना, तो ये पर्पस बताता है, एडवर्ब ऑफ पर्पस। क्लियर होगी बात? तो अब वो बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, वास्ट नहीं है, अब्रॉड। अब्रॉड मतलब गैर मुल्क चला गया, तो ये प्लेस है। ग्रेट, जाइजेंटिक, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई हु एज विच पार्ट ऑफ स्पीच। हु क्या है? ये तो आसान है, हु प्रोनाउन है। वैसे एजेक्टिव भी बन जाता है हु, नहीं हु एजेक्टिव नहीं बनता, विच बन जाता है। हु प्रोनाउन है, आसान सा प्रोनाउन है। हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर, दरवाजा कौन बजा रहा है? प्रोनाउन बन गया ना। ही इज नॉकिंग द डोर, वो दरवाजा बजा रहा है। हु इज नॉकिंग द डोर, कौन दरवाजा बजा रहा है, तो प्रोनाउन बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए जी, व्हेन यू से मे आई यूज योर पेन, तो क्या बनेगा? मे आई यूज योर पेन, परमिशन या रिक्वेस्ट? जी, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपको पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? द वर्ड मे इज इम्प्लाइंग, परमिशन। परमिशन सर। रिक्वेस्ट क्यों नहीं हो सकती? ये तो दरखास्त नहीं कर रहा, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपको पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, दरखास्त में तो फिर प्लीज आ जाता ना, कि या इस तरह का कोई वर्ड। देखो, मैं नहीं सर नहीं, आप परमिशन गलत के कर लिए। रहे हो, आपने शायद आंसर देख के कहा होगा ना परमिशन।
तो आपने पेपर में आप रिक्वेस्ट कर दोगे इसको कि रिक्वेस्ट कर रहा है वो, मे आई यूज योर पेन। आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने वैसे आंसर देख लिया ना फौरन से। मे आई यूज योर पेन, ये असल में वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है, ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन, ठीक है, इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन आप उसके उसका ना पूरा क्वेश्चन समझो। द वर्ड इज, द वर्ड मे, जो मे है, जो मे है वो क्या कह रहा है, इज इम्प्लाइंग दैट यू आर आस्किंग फॉर, वो क्या मांग रहा है, वो किस चीज की तलब कर रहा है। आस्किंग का फॉर मतलब मांग क्या रहा है, क्या चीज मांग रहा है। रिक्वेस्ट मांग रहा है कि परमिशन, वो परमिशन मांग रहा है। कर वो रिक्वेस्ट ही रहा है, लेकिन मांग क्या रहा है, इजाजत। आप पेपर में ये लगाओगे, गलत करोगे ना। आपने क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ा हो तो फिर आप समझोगे कि वो मे किस चीज की तलब कर रहा है, परमिशन की। क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी, ही इज द, जहां पर द आ जाए, अभी एडजेक्टिव आ रहे हैं, द, द आ जाए तो सुपर डिग्री लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। द के साथ थर्ड डिग्री लगाते हैं, बेस्ट। यहाँ पर थर्ड डिग्री सिर्फ बेस्ट है तो हम बेस्ट लगाते हैं। टॉप, प्राइम, लीडिंग ये नहीं लगाते। ही इज द बेस्ट इन द क्लास, इन द क्लास ही इज द बेस्ट। जब द आ जाए तो थर्ड डिग्री लगाते हैं, बेस्ट लगाएं। द प्लूरल ऑफ फैमिली, फैमिलीज। यहाँ स्पेलिंग को देखो, वाई आ गया, वाई आ गया, छोड़ दो, FAMILIES, फैमिलीज, ये ठीक है। टू हेल्प इज विच टाइप ऑफ वर्ब, ठीक है। टू हेल्प ये वर्ब से बनता है, इन्फिनेटिव इसको कहते हैं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव वो होते हैं जो मतलब एक तरह का एक्शन है जो बेसिकली खुद इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं कि ऐसे एक्शंस जो खुद इन्वॉल्व हुए बगैर एक्शन बता रहे होते हैं। आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम। अब इसमें वर्ब क्या है, वॉन्ट, मैं चाहता हूं। टू गो होम, अब यहां पर गो, गो भी तो एक वर्ब है ना, गो भी तो एक वर्ब है, लेकिन टू गो आ गया तो ये उसने खुद को मेन वर्ब से सेपरेट कर लिया, लेकिन उसने एक्शन जरूर बताया लेकिन मेन वर्ब नहीं बना, तो ये इन्फिनेटिव का काम होता है। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है जहां पर वर्ब के साथ, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए और वो एज अ नाउन सब्जेक्ट के तौर पे काम करे तो उसको जेरेंड कहते हैं। जिस तरह स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज, स्मोकिंग, अच्छा रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग एक वर्ब होता है ना, रनिंग। ही इज रनिंग, वहां पर रनिंग मेन वर्ब है, लेकिन रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ ये जेरेंड है। एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन बन जाता है वो, एज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो वो एज अ नाउन बनाकर इस्तेमाल हो सकता है जेरेंड की सूरत में। मॉडल वर्ब वो गुड वगैरह होते हैं। और पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल, जैसे मीटिंग एंड होने वाली है, पार्टिसिपल जो है ना वो उसको कहते हैं हम, इसको कल समझ लेना, ठीक है। देखते हैं हम, बाकी कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपैरेटिव डिग्री? टॉलर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। द लगेज इज एज लाइट एज अ फीदर, ये क्या है? एज लाइट एज, मैंने आपको कहा था कि जहां पर एज और एज आ जाएं ये सिमाइल होता है। एज और एज आ जाएं, दो हम सिमिलैरिटी बना रहे होते हैं ना। व्हाट इज द सिलेबल स्ट्रक्चर ऑफ रिमेम्बर्ड? री अलग, मैम अलग, बियर्ड, रिमेम्बर्ड। किसी और ऑप्शन में आर ई सेपरेट है ही नहीं। ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल एक तरह का वर्ब